हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल। जातीय हिंसा पर उपजा आक्रोश। मणिपुर में कुकी संगठन ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है। तो लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि मणिपुर में जातीय हिंसा या फिर जो कुकी समुदाय से संबंधित जो हिंसा है वो होती आ रही है, जिसके कारण उन्होंने न्याय नहीं तो वोट नहीं का आह्वान किया है। इसमें हम देख सकते हैं टेंग नोपाला जिले के जो सशस्त्र ग्रामीण स्वयं सेवक और अज्ञात लोगों के बीच में गोलीबारी होने की वजह से 3 लोगों की मृत्यु होगी, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि अगर संसदीय रूप पर चुनाव में हमारी तरफ से कोई उम्मीदवार ही नहीं उतरेगा, यही हमारा बहिष्कार करने का तरीका है। अगर हमें न्याय नहीं मिल सकता और इस प्रकार से पूर्ण रूप से भारतीय संविधान और देश के विश्वास हमें तभी होगा जब हमें न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं तो वोट नहीं, इस तरह से उनके द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया है, क्योंकि नेशनल असेंबली की मांग बोई हाउ के नेता के द्वारा उन्होंने यह व्यक्त किया है कि हमारी तरफ से कोई चुनाव में लड़ेगा ही नहीं। आर्टिकल 371 के अंदर मणिपुर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। आचल, आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। पीलीभीत में 300 गांव में मानव पशु संघर्ष बना चुनावी मुद्दा। तो निरंतर देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरह से जो मानव और पशु संघर्ष है वो बढ़ता जा रहा है। हाल ही में पीलीभीत जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर चुनावी मुद्दा बनाया गया है कि किस तरह से मानव पशु संघर्ष को रोका जाए। इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो यहाँ पीटीआर बंगाल टाइगर का निवास स्थल है, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि निरंतर पशु और मानव संघर्ष चल रहा है, जिसका कारण है कि उनके निवास स्थल का छोटा होना और जो चीजें या फिर जिनकी जरूरत पशुओं को होती है वो उन तक ना पहुंच पाना, या फिर उनके स्थान का छोटा होना और मनुष्य का अत्यधिक शहरीकरण की तरफ बढ़ना, इस चीज के लिए कारण है, जिसके कारण बस मानव और मनुष्य संघर्ष होते हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। Next is celebrating 10 glorious years of mobile manufacturing in India. तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी कंट्री लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना, देन सेकंड पे है इंडिया। और अगर हम बात करें कि क्या वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है उतनी ही मात्रा में, तो यस। अगर हम इंडिया की बात करें तो 12 लाख न्यू डायरेक्ट जॉब्स इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में वो प्रोवाइड करता है। और हम देख भी रहे हैं कि 90%, 99% मोबाइल फोन्स अब जो इंडिया में यूज हो रहे हैं वो मेड इन इंडिया है, पहले मेड इन चाइना होता था। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और आगे भी बढ़ रहा है डेवलप कंट्री बनने के लिए। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो सैमसंग या अन्य कंपनियां उनके द्वारा जो मोबाइल के अंदर प्रयोग होने वाले टूल है या फिर जो भी छोटे छोटे आइटम्स है उनको भारत में बनाया जा रहा है, ताकि उन्हें मेड इन इंडिया के तौर पर तैयार किया जा सके और उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके और दूसरे देशों पर जो निर्भरता है वह उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिल्ली एयरपोर्ट अमंग वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट। तो टॉप में जिन्होंने जिसने कौन सा एयरपोर्ट आता है वो है हैट्सविल जैक्सन। तो ये हम पीटी के हिसाब से जनरली फॉर जनरल अवेयरनेस देख सकते हैं। इंटरनेशनल जैकमन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो 10th रैंक पे है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अब अगर यहीं पे हम दुबई की बात करें तो दल्लाज एयरपोर्ट वो सेकंड नंबर पे है। तो वी हैव जस्ट जनरल आइडिया कि इंडिया की पोजीशन कौन सी है और कहाँ पे है, स्टैंड करता है रैंक में। नेक्स्ट इज इंडिया फ्रांस रिलेशन। तो इंडिया और फ्रांस रिलेशन तो टाई अप अच्छे हैं, लेकिन उसको और बूस्ट करने के लिए अभी न्यू स्टेप लिए जा रहे हैं विद रिगार्ड टू एंटी टेरर स्टेप्स। तो एंटी टेरर स्टेप में वो क्या करने वाले हैं, तो जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसको यूटिलाइज करके
उसको एक नए तरीके से यूज करके वो टेरर, और कहाँ से टेरर फाइनेंसिंग होती है उसको रोकने के लिए वो टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्क कर रहे हैं। तो इन दिस रिगार्ड दे आर वर्किंग ऑन इट रिगार्डिंग एंटी टेरर स्टेप्स। नेक्स्ट इसके इज ओवर फ्रांस 20 मिलियन। फ्रांस जो है वो पहली कंट्री थी यूपीआई को लागू करने वाली अपनी फ्रांस के अंदर भी। और जो हाल ही में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर आए थे उनसे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी से एम्प्लॉयमेंट से या इन्वेस्टमेंट से और इसके अलावा जो वेस्ट एशिया वाले क्षेत्र में जो देखने के लिए मिलता है उसके रिगार्डिंग भी वहां पर नेवी को सपोर्ट करने के रिगार्डिंग बातचीत हुई थी, बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के रिगार्डिंग। हाँ चल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओवर 20 मिलियन ट्रेवल्ड बाय वंदे ट्रेन। तो वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है ये हमें आइडिया होना चाहिए। और ये इंडियाज मेडन सेमी हाई स्पीड रेल सर्विस है। तो यहाँ पे कीवर्ड इज मेडन सेमी हाई स्पीड रेल सर्विस। और जिसमें जो कैरिंग कैपेसिटी है इसकी वो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो ये मोर देन 20 मिलियन पैसेंजर्स कर सकती है कैरिड अवे। तो और अगर इसका बात करें कि कहाँ से कहाँ तक चलते हैं तो दिल्ली और वाराणसी के बीच ही चलती है। तो वी हैव जस्ट जनरल लुक ऑन दिस। नाम से पहचाना जाना पहचान के मूल पहचान के अधिकार का मूल आधार है। तो काफी बार देखने के लिए मिलता है कि स्कूल में एक 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में गलत नाम लिख दिया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट ने बोला है कि किसी भी व्यक्ति का उनके नाम से या उनके माता पिता के नाम से जाना जाना उस व्यक्ति का अधिकार है। तो नियमों में इतना यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि उनसे जुड़े जो भी अनुरोध या याचिका के अनुसार पर उनको बदला जा सके और उसे सही किया जा सके, क्योंकि यह आम व्यक्ति के पहचान के अधिकार का मूल आधार है। नाम के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को जाना जाता है। अंग प्रत्यारोपण का अमानवीय संजाल। तो हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से गुड़गांव बांग्लादेश और राजस्थान के जयपुर में से संबंधित अंग प्रत्यारोपण से या फिर इलीगली किस तरह से अंगों का व्यापार चल रहा था उसको पकड़ा गया था। कि बांग्लादेश से आने वाले व्यक्ति को या फिर किसी का भी गुड़गांव रुकाकर उन्हें जयपुर के किसी भी हॉस्पिटल के जयपुर के हॉस्पिटल के माध्यम से उनका अंग किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता था। जब हम बात करते हैं कानून की तो अंग प्रत्यारोपण कानून 1994 के तहत इसके दंडनीय अपराध घोषित किया गया था, जिसके माध्यम से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया गया था। जब इन रैकेट्स की बात करते हैं तो हम पता चलता है कि जो लोग आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है या फिर जो अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने रोज डेली के काम पर निर्भर है, उनको अधिक निशाने पर उन व्यक्तियों को अधिक इस प्रकार से उनके स्वास्थ्य अंगों को निकालकर अमीर आदमी को बेच दिया जाता है। जब हम मानव अंग के वैश्विक कारोबार की बात करते हैं तो यह करीब 84 करोड़ से 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वहीं जब हम किसी व्यक्ति द्वारा खरीद या बेच की बात करते हैं तो महज 14,000 से लेकर 1.57 लाख अमेरिकी डॉलर तक इस अंगों को बेचा जाता है। वहीं जब सबसे अधिक बिकने वाले अंगों की बात की जाती है तो किडनी उसमें विशेष है। इसके अलावा जो अन्य समस्याएं आती है उसमें शामिल होता है कि अत्यधिक गरीबी के कारण या फिर ऐसी स्थिति ना मिलने के कारण क्योंकि यह गैर कानूनी तौर से किए जाने वाला कार्य है, इसलिए जो भी व्यक्ति अपने जिस भी व्यक्ति के अंग निकाले जाते हैं उनको पूर्ण रूप से चिकित्सक नहीं मिल पाता या फिर वहां अत्यधिक सफाई नहीं होती है, इस प्रकार के औजारों का प्रयोग नहीं होता जिसके कारण उसके स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी जैसी बीमारियां उनके ऊपर होने लगती है, जिसके वह आगे अपने इलाज करवाने के लायक भी नहीं रहते क्योंकि उनके पास इतना पैसे नहीं होते कि वह उसको पूर्ण कर सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरह से अन्य अंगों की बात करें तो नेत्र पटल जो कि कॉर्निया वाला पार्ट होता है वो डोनेट किया जाता है, फिर जो नेत्र पटल होता है उसको लेकर, या फिर एनिसेज मानव रक्त तत्व अस्थि जैसे हिस्सों को मांग बढ़ती जा रही है जिन्हें बेचा जाता है। जब हम हृदय और फेफड़ों की बात करते हैं तो इनकी मांग अधिक है, लेकिन यह इनकी
कम हो सर्जरी होती है, जिसका कारण है कि किसी भी इनकी सर्जरी करने के लिए किसी विशिष्ट या व्यक्ति का होना अनिवार्य है, जो इस तकनीक को पूर्ण रूप से जानता हो। जटिल अवैध कारोबार को कम करने के लिए अनिवार्य है कि सख्त कानूनों को अपनाया जाए, उसके लिए जागरूकता फैलाई जाए, और जो भी व्यक्ति जिन आर्थिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों को इनका निशाना बनाया जाता है, उन्हें रोका जा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि किस तरह से श्वेत और अश्वेत व्यक्ति के अंग के ऊपर भी यहाँ पर हमें भेदभाव देखने के लिए मिलता है, कि अगर हम देखते हैं किसी अश्वेत व्यक्ति के अंग को उनके लिए कम मूल्य लगाया जाता है, वहीं जब हम किसी श्वेत व्यक्ति के पैर की बात करते हैं तो उनके मूल्य अधिक होते हैं। तो नस्ल भेदभाव जैसी भावना या फिर जैसे भाव भी यहाँ पर आते हुए हमें दिखाई देते हैं। जब वर्ल्ड किडनी फोरम 2009 के द्वारा प्रकाशित किसी अध्ययन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि 5.4 अरब लोग प्रतिनिधित्व करने वाले 98 देशों ने अब तक 52% हिस्से ऐसे हैं जहां पर सर्वेक्षण में पाया गया कि 2004 में किडनी प्रत्यारोपण में 10% मामलों में मरीज को आर्थिक रूप से राष्ट्रीय अंगदान करने के लिए खरीदा या बेचा गया था। इस तरह की खरीद और बेच पर पूर्ण रूप से रोक लगाना अनिवार्य है, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए और अमानवीय कृत है। किस तरह से महज 15,000 रुपए से के लिए किसी व्यक्ति के अंगों को निकालकर अन्य व्यक्ति को जीवन दान दिया जाता है। तो जब हम भारत की बात करते हैं, 2008 में भारत में किडनी में हुए घोटाले में अरबों रुपए का घोटाला सामने आया था, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरीबों से गुर्दे लेकर यूएस, यूके, कनाडा, सऊदी अरब और ग्रीस जैसे देशों को बेचे जाते थे। इस तरह की कालाबाजारी को रोकने की आवश्यकता है, ताकि जो ये अमानवीय अपराध है इनको रोका जा सके और इस तरह के आंकड़ों को कम किया जा सके, क्योंकि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए जागरूक होना, कठोर कानूनों का होना तथा जो व्यक्ति वंचित है उनके अधिकारों का संरक्षण होना अनिवार्य है। आंचल, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? कल्पमेदा। धनी होने का अर्थ श्रेष्ठ होना नहीं है, वही श्रेष्ठ है जो सिद्धांतों के प्रति दृढ़ है, जो ईमानदारी के रास्ते पर अडिग है। विलियम एलोरी। आंचल, आपको ऐड करोगे इसमें कुछ? तो यहाँ सिद्धांतों की बात की जा सकती है, हम इसमें किस तरह से सिद्धांतों का होना अनिवार्य है। महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जा सकता है। वह अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग थे, अहिंसा, सत्य और मानवता की भावना। तो इस तरह से मनुष्य के अंदर धन से सब वह श्रेष्ठ नहीं बनता, वह अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से और कितना अपने सिद्धांतों पर अंत तक अडिग रहता है, उससे व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टेप्स सून टू मिटिगेट एक्सपोर्ट इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से क्या इंडिया की ट्रेड, तो इंडिया पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मोस्ट प्रोबेबली बोला जाए तो ट्रेड पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा हमारा डिपेंडेंस है इन एरियाज में क्रूड ऑयल के, तो हम भी देख रहे हैं कि प्राइसेस राइज होते जा रहे हैं इसके। तो यहीं पे हम बात कर सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की। जैसा कि हमने ट्रेड के बारे में बात की, तो ये अगर ये बात करें कीवर्ड्स इसके, तो मेजर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? टू एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया, गल्फ एंड द यूरोप। और अगर नेक्स्ट हम बात करें तो इस कॉरिडोर में कनेक्ट करने के लिए, तो नॉर्दर्न कॉरिडोर कॉरिडोर में कनेक्ट करेगा गल्फ टू यूरोप ये। और इसमें की प्लेयर जो है वो सऊदी अरेबिया भी है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात अगर हम करें तो हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो किसी इन्हीं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया इन कंट्रीज से आता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी है विद द ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारी की सारी गल्फ कंट्रीज में आती हैं। इसके अलावा हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जब इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया, चाइना, अमेरिका और यूएई से सबसे ज्यादा
इंपोर्ट करता है और अपनी एनर्जी के लिए 80% वो इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंस है, जिसमें रशिया, यूएई, ईरान से तेल इंपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, इंडिया यूके टाई की बात करते हैं और हम इसके इनमें स्पेसिफिक तरीके से बात करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे 26 चैप्टर्स और पॉलिसी एरियाज ऑलरेडी कवर्ड है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रूल्स ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड, टैरिफ रिडक्शन से रिलेटेड। तो इसका पर्पस क्या है, मतलब पूरा का पूरा तो ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे भी दो तरीके से होता है, बायलेटरल में होता है कि मल्टीपल कंट्रीज हो गई, या फिर यहाँ पे जैसे कि दो हो रहा है, और यूनिलेटरल में होता है कि सिर्फ आप सिंगल डिपेंडेंस से कोई काम कर रहे हो। तो ऐसे ही इसको ही बढ़ावा देने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है इंडिया और यूके के बीच में। तो अगर हम यूके का मार्केट की बात करें तो यूके इज द 6th बिगेस्ट मार्केट फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो इसलिए भी हमें इसमें ट्रेड रिलेशन को बढ़ाने की जरूरत है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। और यूरोपियन यूनियन ही बाय करता है इंडिया के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स को, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि 17% एक्सपोर्ट करता है इंडिया। नेक्स्ट है कि नींद का अधिकार बुनियादी मानवीय अधिकार है। तो हम देखते हैं कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा अलग अलग अधिकारों का या मानवीय अधिकारों का इंटरप्रिटेशन किया जाता रहा है। अभी हमने देखा था कि किस तरह से नाम के अधिकार को बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम या फिर अपने माता पिता के नाम से जाना जाता है तो उसका उचित होना अनिवार्य है। इसी तरह पर यहाँ पर मुंबई हाईकोर्ट धनशोध मामले में एक वरिष्ठ व्यक्ति से पूरी रात पूछताछ की गई, जिसके बारे में मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि सोने का अधिकार किसी भी मानव का बुनियादी अधिकार है, तो उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। केवल 150 रुपये देकर कर सकते हैं हवाई यात्रा। तो असम से लीलाबाड़ी से तेजपुरा तक 50 मिनट में हवाई यात्रा की जा सकती है। तो जब हम किसी भी टिकट के मूल्य की बात करते हैं तो 1,000 रुपये से कम नहीं होता, लेकिन कुछ क्षेत्रों में संपर्क बनाने के लिए इस तरह की हवाई यात्राओं का निर्माण किया गया है, ताकि इतने कम प्राइस में कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों के बीच में 50 मिनट के अंदर अपनी हवाई सेवा का पूर्ण कर सके। जब इस तरह की सेवाओं की बात करते हैं तो एक असम के अलावा यह एयरलाइन बेंगलुरु, सेलम, कोच्चि सेलम जैसे मार्गों को भी जोड़ती है, जो कि दक्षिण में विशेष रूप से देखे जाते हैं। इसमें इक्सिंगो के नाम से विश्लेषण या फिर यात्रा पोर्टल को अनुक्रमण किया गया है, जिसमें अलायंस एयरलाइन के माध्यम से इसका संचालन किया जाता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से मार्गों को जोड़ा जा रहा है हवाई यात्रा के माध्यम से, ताकि यात्रा को आसान बनाया जा सके और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। भारत गरीब देश बना रह सकता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा है कि अगर हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी गई तो उसके बाद भी भारत गरीब देश बना रह सकता है। जब हम पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव जी की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि 2029 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अगर भारत की गरीबी इसी तरह से रही तो उसको अन्य देशों के, अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि किस तरह से इ- सऊदी अरब, अमेरिका या फिर अन्य देश जो विकसित हैं उन राष्ट्रों की तरह समान नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम इन देशों के जो प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं वो काफी अधिक है। वहीं जब हम भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो वो सिर्फ 600 अमेरिकी डॉलर है, जो कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में 139वें स्थान पर है। वहीं जब ब्रिक्स, G20 जैसे सम्मेलन के समिट्स की बात करते हैं उनमें सबसे गरीब देशों में भारत आता है। तो इस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ भारत में 1.40 अरब लोग रहते हैं। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादन भी होगा और उनको निर्यात और आयात भी होगा। तो उस माध्यम से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना बड़ा लक्ष्य नहीं है। सभी व्यक्तियों के अंदर इक्वेलिटी का भाव लाना और किस प्रकार से उनके जीवन शैली को सुधारा जाए, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए, इसके ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। Next is Ola becomes first EV maker to beat legacy petrol player.
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये जनरल अवेयरनेस के लिए कि ओला बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। उसके अलावा यहाँ पे हम दो स्कीम्स की बात कर सकते हैं। फेम, फेम सेकंड की हम बात कर रहे हैं, उसकी फुल फॉर्म है फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये मार्च 31 को इसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, तो इसको रिप्लेस करके एक नई स्कीम लाई गई है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। तो ये सब्सिडी प्रोवाइड कराएगा पर व्हीकल। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसमें अगर हम बात करें, पहले फेम सेकंड के अंदर जो सब्सिडी और वो दिया जाता था वो था 22,000 के रिगार्डिंग कम से कम। लेकिन अभी जो है उसको आधा कर दिया गया है, तो हम इस स्कीम के बारे में देख सकते हैं। और E2W अगर लिखा जाए तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। और अगर स्पीड की बात की जाए, सब्सिडी जो प्रोवाइड करती है, तो 5,000 किलोमीटर पर आवर टू 10,000 किलोमीटर पर आवर के रिस्पेक्टिवली ये करते हैं। लेकिन जो ये EMPS स्कीम है, ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई तक वैलिड है। तो लेट्स सी कि फेम 3 आएगा नेक्स्ट या फिर क्या होगा, तो ये हम बात कर सकते हैं। फेम स्कीम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जब फेम 1 की बात करते हैं तो उसमें 4 व्हीलर कार आती है कि किस तरह से उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदला जाए। उसके बाद फेम 2 में 2 व्हीलर आ जाते हैं। और जब फेम 3 की बात करते हैं तो वहाँ पर जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं, जैसे बस है या फिर जो अन्य ट्रांसपोर्ट के साधन है, उनको किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट किया जाए ताकि कार्बन इमिशन को कम किया जा सके, पेट्रोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट किया जा सके। तो मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में चिरुथई महोत्सव मनाया जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि चिरुथई महोत्सव मदुरई कर्नाटक में मनाया जाता है, जो कि मीनाक्षी अम्मन अम्मन मंदिर में मनाया जाता है। तो यहाँ पर बुकर पुरस्कार विजेता सलाम सल, सलमान रुश्दी की बात की गई है कि 2022 में न्यूयॉर्क में उनके ऊपर एक हमला हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपने उस के विषय में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है नाइफ मेडिटेशन ऑफ एनी अटेम्प्ट मर्डर्स, के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरह से किसी व्यक्ति द्वारा बार बार उनके ऊपर हमला किया गया था। और उस हमले के बाद उन्होंने लगा कि शायद वो अब जिंदा नहीं बचेंगे, वो मरने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जीवित जीवन बचा। और उसके बाद उन्होंने इस पुस्तक को लिखा कि किस तरह से वह उससे निराशा से बाहर आए। और आंचल आंचल यहाँ पे अगर हम बात करें तो अबव नॉर्मल मानसून फोरकास्ट बूस्ट FMCG फिल्म्स रूरल होप्स। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी फिल्म की बात करें या फिर किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, तो मॉनसून का रोल कहीं ना कहीं डिपेंड करता है उस पे। तो यहीं पे बात हो रही है FMCG फिल्म्स की, तो उसमें है, उसकी फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये IMD ने अभी एक स्टेटस दिया है इसके रिगार्डिंग कि अगर मॉनसून अभी मतलब ठीक चल रहा है, तो उसके हिसाब से रूरल की होप बढ़ती जा रही है। तो हम ये देख सकते हैं कि ओवर अ थर्ड ऑफ द FMCG इंडस्ट्री कम्स फ्रॉम रूरल एरियाज। तो हम ये देख सकते हैं रूरल डेवलपमेंट में भी इस टाइप की फिल्म्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और ये एक एम्प्लॉयमेंट का साधन भी है। अपार्ट फ्रॉम इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये रोल प्ले करेगा। उसके अगर अलावा भी हम बात करें तो सर्कुलर इकोनॉमी में भी इसका रोल है। तो FMCG फिल्म्स की कंपनीज का कुछ हम नाम देख सकते हैं, जैसे कि गोदरेज, डाबर, पतंजलि, ये सारी FMCG की, यानी कि आप जिसको ज्यादा कंज्यूम करते हो उस टाइप का कुछ, तो ये यहाँ से ही हम देख सकते हैं। दिव्या आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैन मेक द वर्ल्ड स्ट्रिक्ट 6 ट्रिलियन। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, नारी शक्ति की, उसके रिगार्डिंग हम कुछ पर्सनैलिटीज का नाम देख सकते हैं जिसने
जिन्होंने जो एंटरप्रेन्योर्स थी अलग अलग कंट्रीज में, तो वर्ल्ड में कैसे इसको 6 ट्रिलियन बना सकती है सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो हम यहाँ पे कुछ फीमेल्स का नाम देखेंगे जो हम अपने इंडियन सोसाइटी के आंसर्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट इज सऊदी फोल, अ कंपनी। इन्होंने क्या किया था, टायर्स को फ्यूल फैक्ट्री में बदल दिया था। जो मतलब टायर्स वेस्ट हो जाते हैं तो उसको उन्होंने फ्यूल फैक्ट्री में बदल गया था। तो फिर हम ये देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि पूरी मतलब बैरियर्स को आप नहीं तोड़ सकते, बैरियर्स को तोड़ा जा सकता है। और उसके अलावा भी अगर आप उस बिजनेस में उसमें काम कर रहे हो। नेक्स्ट इज फैशन डिजाइनर, एक सेल्फ ड्यू, इनका नाम हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ईसू डयोप। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैसे वर्ल्ड में 6 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जा सकती है। सिर्फ एक पार्ट में नहीं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, यहाँ पे ओवरऑल हो रही है। तो जैसा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी, अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने यही बोला, नो कंट्री कैन ग्रो हेल्थियर and more prosperous while leaving behind half of its population. So as leaders gathered at the World Bank, तो अभी उन्होंने किया, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि वुमेन एक इकोनॉमिक पावर में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो उनको भी एक्सेस दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी रोल प्ले कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। तो कुछ रिफॉर्म्स है, लीडर मतलब बताते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। अगर हम सिर्फ बिजनेस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट बोला गया है, गवर्नमेंट शुड रिमूव द बैरियर्स फेसिंग रिस्पॉन्सिबल लैंडर्स, लो इनकम कस्टमर्स while still protecting people from predatory lenders। यानी कि एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाना चाहिए कि जो मिनिमम कैपिटल अगर कोई भी बिजनेस चलाने के लिए चाहिए तो वो इजिली अफोर्डेबली हम ले सके, ताकि उसमें जैसे केसेस आते हैं कि रिपे नहीं हो पा रहा, इस टाइप का ना हो। तो कुछ ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट की बात अगर हम करते हैं, डेवलपिंग कम्युनिटी की, तो फंड्स आने चाहिए ताकि लैंडर के पास हो तो वो अच्छे तरीके से जो रिस्क मैनेजमेंट कर सके। तो ये स्पेसिफिकली बिजनेस के पर्सपेक्टिव से है, ऑल ओवर उसमें अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन फीमेल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, हम ओवरऑल ये ले सकते हैं। तो गेटिंग कैपिटल टू वुमेन इज नॉट जस्ट द राइट थिंग टू डू, इट्स द स्मार्ट थिंग टू डू। तो हम यहाँ पे इस टाइप के वर्ड्स अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, चाहे फिर वो ऐसे हो या फिर इंडियन सोसाइटी हो। तो हम देख सकते हैं। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि किस तरह से अभी वर्तमान समय में, आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या सबसे बड़ी चुनौतियां हो सकती है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, जिसमें करंट अमाउंट डेफिसिट या फिर जो चालू खाता के घाटे हैं उनको गिना जाता है कि किस तरह से उनको बैलेंस या फिर बराबर रखा जाए ताकि वो नेगेटिव में ना जाए, और जिसकी वजह से जो फॉरेन रिजर्व होते हैं उनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव ना पड़े। इन को दो पार्ट में बांटा जाता है, पहले होते हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट, कि किस तरह से उनके अंदर आने वाली लाइबिलिटीज और ट्रांजैक्शन के माध्यम से उनको बैलेंस रखा जाता है। अगर वे नेगेटिव में जाते हैं तो उन्हें घाटे, डेफिसिट कहा जाता है। अगर पॉजिटिव में होता है तो उन्हें सरप्लस कहा जाता है। कि किस तरह से हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, फिर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं ताकि जो मंदी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक प्रभाव ना पड़े, और जो करंट अकाउंट सरप्लस है उसको सरप्लस में रखा जा सके, और करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस किया जा सके। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें बात की जा सकती है डेफिसिट को कम करने के लिए। डेफिसिट को कम करने के लिए हम देखते हैं कि किस तरह से भारत अपने किन किन माध्यमों से जो
फॉरेन करेंसी है उसको अन्य देशों के देता है, तो एक हो जाएगा कि ऑयल का जो इम्पोर्ट होता है उसके माध्यम से, कि भारत 80% विदेशी आयात के ऊपर निर्भर है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह से भारत निरंतर नवीनकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा जो एथेनॉल ग्राइंडिंग के माध्यम से 10% मिक्स करके उसका प्रयोग करने का लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक 20% एथेनॉल मिलाकर उसे भारतीय अर्थव्यवस्था में लाया जाए, ताकि जो हानि होने वाली है उसको कम किया जा सके। क्योंकि जब हम 2020-21 और 21-22 के डाटे को देखते हैं तो हम पता चलता है कि खनिज तेल के आयात के ऊपर 2020-21 में 4.59 लाख करोड़ का आयात किया गया था। भाई जब हम 2021-22 में देखते हैं तो यह दुगना था, जो कि 8.98 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। तो उसको कम किया जा सकता है। उसके अलावा जो आयात के जो अन्य साधन है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गए, कंपोनेंट हो गया, अन्य, इसके लिए आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि मोबाइल फोन्स के माध्यम से कंपनियों को आकर्षित किया जा रहा है, गिफ्ट सिटी को बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो फोन में प्रयोग होने वाले टूल्स होते हैं उनको, या फिर जो भी प्रोडक्ट्स में बनना चाहिए उनको भारत में आत्मनिर्भर ही तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से अलग अलग कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए जा रहे हैं। तो उसको और प्रमोट किया जा सकता है। जैसे कि जब हम एप्पल की बात करते हैं, जो चीन की को छोड़कर भारत में निर्यात इकाई स्थापित करने के लिए तैयार है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जा सकती है कि डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए वो सीधा ट्रेड कर रहा है रुपी के माध्यम से, कि रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन किया जा सके, वेस्ट्रो खातों को खोला जा सके, कि किस तरह से जो अन्य रुपी के करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। उसके अलावा बेरोजगारी, असमानता, रोजगार और गुणवत्ता को किस तरह से बढ़ाया जाए। असमानता को घटाने के लिए अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट और इंडेक्स के माध्यम से, या फिर जो होने वाले बदलाव के माध्यम से उसको चेंज किया जा रहा है, कि किस तरह से भारत में शीर्ष 10% लोगों के पास 57% संपदा के मालिक हैं, वहीं जो 50% है सिर्फ उनके पास 13% संपदा है। उसके अलावा उसके लिए हम कौशल गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं, कि किस तरह से एजुकेशन में परिवर्तन किए जाए, या फिर जो डिप्लोमा कोर्सेज है उनको चलाया जा रहा है, ताकि जो व्यक्ति अत्यधिक पढ़े लिखे नहीं है, फिर जिनके पास डिग्री नहीं है, वो भी इस तरह के कार्य को कर सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि जो रोजगार के कार्यक्रम है उनको बढ़ाया जा सके। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण उस जो कृषि में बदलाव होने चाहिए, जो फसल चक्र टूटना चाहिए, उसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं, ताकि जो किसानों की आय है उसको बढ़ाया जा सके। उसके अलावा कौशल विकास का ध्यान दिया जा रहा है, कि किस तरह से नए उद्योगों को स्थापित किया जाए। जैसे कि स्टार्टअप्स को बात की जाती है, मुद्रा ऋण की बात की जाती है, उनको प्रमोट किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। जो फिनटेक और फार्मास्यूटिकल, दो ऐसे कंपनियां हैं जिनमें अत्यधिक बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन अन्य को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि और रोजगार के रास्ते उत्पन्न हो सके और घरेलू मार्केट का में जो निर्यात करने की क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हम अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम योजनाओं पर खर्च बढ़ा सकते हैं। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो भारत सिर्फ 0.66% अपनी रिसर्च के ऊपर खर्च करता है। वहीं जब हम विश्व की औसत देखते हैं तो 2.63% खर्च किया जाना चाहिए, जो कि अनुमान से बहुत ही कम है। वहीं जब हम इसराइल की बात करते हैं तो वह अपनी जीडीपी का 5.5% और अमेरिका 3.5% अपने रिसर्च के ऊपर खर्च करता है। तो उन चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, ताकि और जो डायमेंशंस है वो ओपन हो सके और उनके माध्यम से कार्य किया जा सके। जैसे कि अन्य कंपनियों को विनिर्माण क्षेत्र की तरफ से बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जो वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू है उनको कम किया जा सके, कि किस तरह से वैश्वीकरण होने से ये तो है कि सारी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ गई है। एक की देश की अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो उसका असर सब पूरे देशों पर देखने के लिए मिलता है। जिस प्रकार से जब हम देखते हैं कि अमेरिकी बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा जब रेट्स को घटाया या बढ़ाया जाता है तो उसका असर पूरे विश्व पर देखने के लिए मिलता है। तो उसको किस तरह से संरक्षित किया जा सके, उसके लिए आरबीआई है मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है, जिसकी 2 महीने में बैठक होती है और जिसके तहत अलग अलग प्रकार के नीति निर्देश चालू किए जाते हैं। तो उसको कम किया जा सकता है। किस तरह से अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट सहित जो अन्य देशों पर होने वाले इन्फ्लेशन के स्थिति है उसको विकसित देशों में अत्यधिक नुकसान ना पहुंचे, उसको एक स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कोशिश की जा सकती है। जब हम विश्व के विकसित देशों की बात करते हैं तो मुद्रा की स्थिति में भारत के निर्यात में गिरावट आई और वहीं आयात में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, जिसका सीधा असर वैश्वीकरण के कारण हमें देखने के लिए मिला है। तो विश्व के कल्याण हो की प्रार्थना की प्रासंगिकता की जा सकती है, कि किस तरह से निर्यात को बढ़ाया जाए और आयात को घटाया जाए, ताकि जो मुद्रास्फीति है वह भारत को अत्यधिक नुकसान ना पहुंचाए। वहीं जब अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो जब उनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, वहाँ इन्फ्लेशन होते हैं, उसका
भारत के विदेशी निवेश के ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हुई होती है वो भारत से फ्लाई कर कर जो अन्य देशों में चली जाती है, उसको किस तरह से रोका जाए और किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाए। स्टार्टअप जो इकोलॉजी सिस्टम है उसको किस तरह से विदेशी निवेश जो मिलना चाहिए वो कम होता जा रहा है, उसको बढ़ाया जाए। उसके लिए एंजल इन्वेस्टमेंट या फिर गिफ्ट सिटी जैसी परियोजनाओं को बढ़ाया जा रहा है कि आपदा में अवसर किस तरह से खोजा जाए। वोकल फॉर लोकल का नारा दिया जा रहा है, किस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो इन सभी कार्यों के माध्यम से आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर करी।